अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदूम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जमीयत उलमा हिंद की कानूनी जदोजहद में एक और बड़ी कामयाबी शामिल हो गई है जब चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सदारत में जस्टिस जे.पी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मुख्तलिफ रियासतों खुसूसन उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से मदरसे के खिलाफ जारी करदा तमाम नोटिसों पर रोक लगा दी है। अदालती हुक्म में कहा गया है कि जब तक अदालत के जरिए नया हुक्म जारी नहीं कर दिया जाता तब तक मरकजी हुकूमत के जरिए इसके मुतालिक कोई नोटिस या हुक्म जारी नहीं किया जाएगा। सूबे को 4 हफ्ते के अंदर अपना मौक़िफ़ रखने की हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के हुकूक से मुतालिक नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स की इस सिफारिश पर भी रोक लगा दी है, जिसमें मरकज और सूबों से कहा गया था कि हक तालीम एक्ट RTE से मुताबिकत नहीं रखने वाले तमाम मदरसे बंद कर दिए जाए। गौर तलब है कि इस मामले में बच्चों के हुकूक से मुतालिक NCPCR ने अदालत में एक हलफनामा भी दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि मदरसे में बच्चों को मुनासिब तालीम नहीं दी जाती है। साथ ही ये भी कहा गया था कि मदरसे का तरीक़ेकार बच्चों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। कमीशन ने कहा है कि मदरसे में बच्चों को न सिर्फ मुनासिब तालीम बल्कि सेहतमंद माहौल और उनको बेहतर ग़िज़ाइयत से भी महरूम रखा गया है। उत्तर प्रदेश में मदरसे को जारी किए गए नोटिस में हक़ाइक़ को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए ये दलील दी गई है कि बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम एक्ट 2009 के तहत अगर मदरसा गैर तस्लीम शुदा है तो इसे बंद कर देना चाहिए और तलबा को दूसरी जगह मुंतकिल कर देना चाहिए। इस दरमियान मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। यहाँ तक कि बहुत से मदरसे को जबरन बंद किया गया है और इसकी साजिश को नाकाम बनाने के लिए मौलाना अरशद मदनी के हुक्म पर जमीयत उलमा हिंद नंबर 4 अक्टूबर 2024 को एक अहम दरख्वास्त अदालत में दायर की है। इसमें उन तमाम दावों को चैलेंज किया गया जो मदरसे के खिलाफ किए गए थे। इस केस में वकील ऑन रिकॉर्ड फजल अयूबी है और जिन्होंने जबकि सीनियर वकील इंदिरा अजय सिंह मुकदमे की पैरवी कर रहे। इसी अर्जी पर अदालत ने मुतल्लिका फरीकैन से वजाहत तलब की और पीर को चीफ जस्टिस की सदारत में सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़ेह हिदायत सभी को जारी की है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि हतमी फैसला भी मदरसे के हक में ही आएगा और आइन के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाली कुव्वतों को मायूसी होगी। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि मुल्क की अक़लियतों को आइन में जो खुसूसी हुकूक दिए गए थे उन्हें अब छीनने की साजिश रची जा रही। उन्होंने मजीद कहा है कि आर्टिकल 1/30 के तहत तमाम अक़लियती तालीमी इदारों को ज़मीर की आज़ादी का हक दिया गया है। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के तहत अक़लियतों को उनके मजहबी तालीमी इदारों का इंतजाम और कंट्रोल करने की मुकम्मल आज़ादी दी गई है। मौलाना मदनी ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि तालीम का हक एक्ट 2009 अक़लियतों के ज़ेर इंतजाम चलने वाले तालीमी इदारों पर नाफिज नहीं होगा। साजिश का इंकशाफ करते हुए मौलाना मदनी ने कहा है कि जो लोग मदरसे के खिलाफ ये सब कर रहे हैं वो मदरसे के माहौल और किरदार से बेखबर है। ऐसा कानून की दफा 5 में यानी कि 1/5 में कहा गया है कि एक्ट को कोई भी शख्स मदरसा, पाठशाला और ऐसे दीगर तालीमी इदारों पर नाफिज नहीं है। मौलाना मदनी का कहना है कि फिरका वाराना ताकत तारीख से भी नावाकिफ है। ये मदरसे ही है जब पूरी मुल्क सो रही थी तब मुल्क को गुलामी से आजाद करने के लिए सदा बुलंद की। मौलाना ने कहा है कि साजिश करने वालों को शिकस्त देने और आइन को बचाने के लिए ही हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि अगर ये साजिश कामयाब हो गई तो आइन खत्म हो जाएगा, इसकी हैसियत बेमायने रह जाएगी। मौलाना का कहना है कि हम फिरका परस्त ताकतों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस्लामी मदरसा मुल्क के आइन और कानून के दायरे में रहकर अपना काम कर रहे। उन मदरसे की वजह से मुल्क में इस्लाम की तरक्की हो रही और इस्लाम का सही पैगाम भी पहुंच रहा, लेकिन बदकिस्मती से मदरसे के मुतालिक फिरका वाराना ज़हनियत की पॉलिसी मुसलमानों के लिए तमाम तरह के मसाइल की वजह बन रही। जमीयत उलमा अपने आईनी और कानूनी हक का इस्तेमाल करते हुए अदालत गए हैं और इसका बेहतर नतीजा सामने आया है। आखिर में मौलाना ने यह भी कहा है कि हम मुल्क के आइन की हिफाजत के लिए लड़ रहे, इसके लिए आइन बचेगा तभी मुल्क बचेगा। अपने इस नजरिए की तकमील के लिए जमीयत उलमा हिंद आइंदा 3 नवंबर को नई दिल्ली में एक बड़ी तकरीब से मुनक़िद कर रहे। राजस्थान में ज़मनी असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन पार्टी के फैसले से बहुत सारे लीडरान नाखुश है।
ایسے میں کئی لیڈران نے بغاوت کی دھمکی دی ہے، جس کی وجہ سے بی جے پی کی مشکلیں بڑھتی دکھائی دے رہی۔ رام گڑھ اور سلمبر سیٹ سے ٹکٹ نہ ملنے سے ناراض دعوے داروں نے بغاوت کر آزادانہ طور پر انتخابی میدان میں اترنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دراصل بی جے پی نے رام گڑھ میں 2023 میں پارٹی سے بغاوت کر کے انتخابی میدان میں اترنے والوں کو ٹکٹ دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ 2023 کے اسمبلی انتخابات میں شکست کھانے والی بی جے پی امیدوار ناراض ہو گئے ہیں۔ مگدھ اسمبلی سیٹ کے لیے تو سبھی ڈویژن کے صدور نے مخالفت میں استعفیٰ دے دیا ہے اور دیولی انیا سیٹ پر وجے بنسل کا ٹکٹ کٹنے سے ان کے دو حامی احتجاجاً پانی کی ٹنکی اور موبائل ٹاور پر چڑھ گئے تھے۔ سلمبر اسمبلی سیٹ سے ٹکٹ نہ ملنے پر ایک دعوے دار تو روتا ہوا بھی نظر آیا۔ واضح ہے کہ راجستھان میں 7 اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخابات ہونے ہیں۔ ان میں سے 4 سیٹوں پر پہلے کانگریس کا قبضہ تھا۔ بی جے پی کے پاس صرف سلمبر کی ایک سیٹ تھی، بقیہ 2 سیٹوں پر بی اے پی اور آر ایل پی قابض تھے۔ اب بی جے پی اس کوشش میں ہے کہ 7 میں سے زیادہ تر سیٹیں جیت کر اپنی تعداد اسمبلی میں زیادہ کر لے، اسی لیے ٹکٹ کی تقسیم میں بی جے پی کی جانب سے صرف ان امیدواروں کو ترجیح دی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے گزشتہ چند ماہ قبل ادارے میں خواتین کی آمد و رفت پر عائد کی گئی پابندی کے فیصلے کو واپس لے لیا ہے۔ اب خواتین دارالعلوم میں زیارت کے لیے آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے انتظامیہ نے کچھ اصول و ضوابط طے کیے ہیں۔ ان اصول اور ضوابط پر عمل کرتے ہوئے خواتین دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو سکتی ہے۔ آئندہ ہفتے سے یہ قوانین نافذ ہو جائیں گے۔ دارالعلوم احاطے میں داخلے کے انتظامیہ نے ایک انٹری کارڈ جاری کیا ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ نئے قوانین کے تحت دارالعلوم میں خواتین کی انٹری کے لیے ایک پاس بنایا گیا ہے جسے آئی ڈی جمع کر کے خواتین داخلی دروازے سے حاصل کریں گی۔ اس کارڈ کو حاصل کرنے کے وقت سے 2 گھنٹے کے اندر ادارے میں وہ رہ سکتی ہے، لیکن اس دوران پردے کا معقول نظم رکھنے کا ساتھ ساتھ کسی بھی طرح کی فوٹوگرافی یا ویڈیوگرافی کی اجازت نہیں ہے۔ حسب سابق فوٹو کھینچنے اور ویڈیو بنانے پر مکمل پابندی ہے۔ خاتون زائرین کو جو کارڈ دیا جائے گا اس پر نام، پتے کے ساتھ فون نمبر اور آئی ڈی نمبر تحریر کیا جائے گا۔ کارڈ پر تحریر ہدایات کے مطابق کارڈ حاصل کرتے ہوئے کوئی اصل آئی ڈی یعنی آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ یا پین کارڈ وغیرہ جمع کرنا ضروری ہوگا، جو واپسی پر گیٹ یا سیکیورٹی گارڈ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بالغ لڑکیوں اور خواتین کا مکمل پردے میں ہونا ضروری ہوگا۔ خواتین کے ساتھ محرم کا ہونا بھی لازم ہوگا۔ دی گئی جانکاری کے مطابق احاطہ دارالعلوم دیوبند میں فوٹو کھینچنا اور ویڈیو بنانا سخت منع ہے۔ دارالعلوم کے چھتوں پر جانا سخت منع ہے۔ احاطہ دارالعلوم دیوبند میں کہیں بھی کھانا وغیرہ کھانا منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین زائرین کو مغرب تک ہی رہنے کی اجازت ہے۔ سبھی اصول ضوابط تحریری زائرین پر درج کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں جب کارڈ پر بات کی گئی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ برائے زائرین آئندہ ہفتے یعنی ہفتے سے ان کا نفاذ ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ مئی میں دارالعلوم انتظامیہ نے ادارے میں باہر سے آنے والے خواتین کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ ایسا اس لیے کیونکہ باہر سے ادارہ دیکھنے کے لیے آنے والی خواتین کے بے پردہ گھومنے اور ادارے کی تاریخی عمارتوں کے سامنے بغیر حجاب فوٹوگرافی، ویڈیو اور ریلز بنا کر اس پر گانے ایڈیٹنگ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی شکایت مل رہی تھی۔ اس سے ادارہ بدنامی کا سبب بن رہا تھا۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ادارے نے خواتین کے داخلے پر پابندی کا فیصلہ کیا تھا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کے بعد اب تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے بھی آبادی بڑھانے کے متعلق بیان دیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو 16 بچے پیدا کرنے کی صلاح دی ہے۔ ایم کے اسٹالن نے یہ بیان اس پروگرام میں دیا جہاں ایک ساتھ 31 جوڑوں کی اجتماعی شادی ہو رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے اپنی تقریر کے دوران انسانی وسائل کی ترقی، سماجی انصاف کے وزیر شیکھر بابو کی کارگزاری کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ مندروں کے انتظام اور وسائل کو ہموار کرنے میں ڈی ایم کے سرکار کی کوششوں کو سچے عقیدت مندوں نے کافی پسند کیا ہے۔ پھر وہ کچھ مزاحیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بڑے بزرگ نئے شادی شدہ جوڑے کو 16 اقسام کے جائیدادوں کی دعائیں دیتے ہیں۔ شاید اب 16 اقسام کی جائیدادوں کی جگہ 16 بچے پیدا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اسٹالن نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے فلم کلکنار بہت پہلے میں ایک مکالمہ لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مندروں کے خلاف نہیں ہیں بلکہ مندروں کے خوفناک مردوں کا کیمپ بننے کے خلاف ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہماری آبادی کم ہو رہی ہے جس کا اثر ہماری لوک سبھا سیٹوں پر پڑے گا، اسی لیے کیوں نہ ہم 16 بچے پیدا کریں۔ واضح ہو کہ اس سے قبل آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نے ریاست میں بڑھتے بزرگوں کی آبادی پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے 20 اکتوبر کو ایک تقریب میں عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ 2 سے زیادہ بچے پیدا کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے پہلا ایسا قانون بنایا تھا کہ زیادہ بچے والے لوگ انتخاب نہیں لڑ پائیں گے، اب ہم اس قانون کو ختم کر کے اس کے برعکس قانون لانے کی سوچ رہے ہیں۔
उड़ान स्कीम के 8 साल पूरे होने पर शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने अपने बयान में कहा है कि उड़ान के 8 साल मुकम्मल हो गए हैं। उड़ान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ड्रीम स्कीम था। उड़ान की कामयाबी पूरे मुल्क की कामयाबी है। 2014 में 74 एयरपोर्ट्स थे और हमारे मुल्क में 157 के तहत पहली उड़ान एयरपोर्ट्स है। 2017 में फ्लाइट शिमला से दिल्ली आई थी और आज 1 करोड़ 44 लाख के तहत मुस्तविद भी हो चुके हैं। बात को जारी रखते हुए आगे कहा गया है कि मुल्क में मुश्किल मकामात पर एयरपोर्ट्स बनाए गए थे। उड़ान के तहत 601 नए एयरपोर्ट्स, हवाई रास्ते तामीर भी किए गए थे। इलाकाई एयरपोर्ट्स ने मुल्क की सियाहत की तस्वीर बदल दी है। वो मजीद कहते हैं कि 3 सिफर के तहत सियासी और सियाहती इलाकों को उड़ान में फरोग मिला है। दरभंगा एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट्स से इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। 70 फ्लाइट्स उड़ान भर चुकी है। हम लोग नया टर्मिनल बना रहे। अगले 10 साल में हम लोग इलाकाई राब्तों में मजीद इजाफे पर काम करेंगे। उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि एक मकसद ये भी है कि इस स्कीम को इतना किफायती बनाया जाए कि आम लोग भी आसानी से हवाई सफर कर सके। इसके अलावा भी ऐसे मुकामात पर भी हवाई खिदमत मुहैया कराई जाए जहां परवाज की खिदमत कम होती हो। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन ने दावा किया है कि बीजेपी महाराष्ट्र के किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन है और रियासती अवाम आइंदा इंतखाबात में एक बड़ी तब्दीली के लिए तैयार है। खड़गे ने यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए एक पोस्ट में दिया है। खड़गे का कहना है कि बीजेपी महाराष्ट्र के किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन रही है। 20,000 किसानों ने खुदकशी की। ज़राअत में रकम अलाटमेंट के दौरान बड़ी तखफीफ की गई है। 20,000 करोड़ रुपए के वाटर ग्रिड का वादा झूठा निकला है। महाराष्ट्र को खुश्क साली से पाक रियासत बनाने का वादा जुमला ही रह गया। किसानों को मुआवजे देने से इनकार कर दिया गया, लेकिन बीमा कंपनियों पर 8,000 करोड़ रुपए को बौछार कर गई है। कांग्रेस सदर ने दावा किया है कि बरामदगी पर पाबंदी और ज्यादा बरामदगी टैक्स से प्याज और सोयाबीन के किसानों पर बोझ पड़ा हुआ है। कपास और गन्ने के प्रोडक्शन में जबरदस्त गिरावट से भी किसान बेहाल हो चुके हैं। खड़गे ने पोस्ट में लिखा है कि महाराष्ट्र ने तय कर लिया है कि बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत को इख्तिदार से हटाकर ही किसानों का भला होगा। साथ ही उन्होंने लिखा है, महाराष्ट्र मांगे महापुरुष वाज रहे कि महाराष्ट्र में सभी 288 असेंबली सीटों के लिए एक मरहले में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोट शुमारी 23 नवंबर को होगी। रियासत में अहम मुकाबला एकनाथ शिंदे की क़ियादत वाली बरसर इख्तिदार महायुति इत्तेहाद और इंडिया इत्तेहाद के दरमियान रहेगी। महायुति में शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और इसके अलावा भी एनसीपी शामिल रहेंगे। दूसरी तरफ इंडिया इत्तेहाद में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शामिल रहेंगे। साबिका अमेरिकी सदर और अमेरिकी सदारत के मौजूदा रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया है कि जब वो सदर बनकर वापस आएंगे तो मशरिक़ी वस्ता में अमन लौट आएगा। उन्होंने कहा, अगर मैं सदर होता तो 7 अक्टूबर यानी इसराइल पर हमास का हमला और लुबनान में जंग ना होती। उन्होंने मजीद कहा है कि इसराइल ने 7 अक्टूबर को जिस ताकत के साथ जवाब दिया जो हमारी तौक़्क़ियात से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है कि हमास की हाँ इसराइली कैदियों की अक्सरियत मारी जा चुकी है। उन्होंने मजीद कहा है कि हमें मशरिक़ वस्ता में अमन की जरूरत है। हमास की सियासी ब्यूरो के सरबरा याह्या निसार और हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की हलाकत के बाद मुज़ाकरात का मौका है। उन्होंने कहा है कि कोई भी मशरिक़ वस्ता में कत्ल व गारतगिरी को नहीं देखना चाहता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह से बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी है। उन्हें उम्मीद है कि लुबनान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइली अमन वापस आएगा। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जब उनसे बात करते हैं तो वो उनकी बात सुनते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नेतन्याहू को ईरान को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें हौसियों को बहरी जहाजों पर फायरिंग करने से रोकना होगा। उनका इशारा अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा इख्तिदार में आने की तरफ था। ईरान से मुतालिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन ईरान को रकम फराहम करके उनकी मदद कर रहा। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वो ईरान और इसके अवाम का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा है कि जोर दिया है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कुछ अच्छा कर रहे, वो एक विजनरी लीडर है। उन्होंने कहा है कि मजीद के सऊदी वली अहद दुनिया में काबिल एहतराम है। यूबीटी रुकन पार्लियामेंट और पार्टी के तर्जुमान आला संजय रावत ने वाज़ेह तौर पर बाज़ गोशों की इस कयास आराई की तरदीद कर दी है कि उन्होंने 20 नवंबर के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से कबल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और इसके अलावा हलीफों में नशिस्तों की तकसीम पर बातचीत के दरमियान मुख्तसर मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने बरसर इख्तिदार शिवसेना के एक अकायद की इस पेशी कयासी पर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ बरसर इख्तिदार मीडिया मिशनरी की तरफ से फैलाई जाने वाली अफवाहें हैं। हमें पता है कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। हमारे पास भी अपना छोटा पेगासस सेटअप है और जो हमें खबर देता है
संजय रावत बदनाम जमाना इसराइली स्पाईवेयर तनाज़े का हवाला दे रहे थे। उन्होंने फिर कहा है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह की तायद करना बीजापुर की अदालत शाही और आदिल शाही सल्तनत के जनरल अफजल खान से हाथ मिलाने के मुतरादिफ होगा। मीडिया का ऐसी खबरें चलाना बताता है कि वो कितने दबाव में काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये अफवाहें कहां से फैल रही है और कैसे फैलाई जा रही। दिल्ली पुलिस ने फेस्टिवल सीजन के मद्देनजर मुख्तलिफ मार्केट्स में सिक्योरिटी इंतजाम कड़े कर दिए हैं। रोहनी की प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के सामने धमाके के मद्देनजर रेलवे और मेट्रो स्टाफ से हाई अलर्ट रखने को कहा गया है। आजादपुर और गाजीपुर के बाजार चांदनी चौक खास तौर पर दिल्ली पुलिस की निगरानी में है, क्योंकि यहाँ दिल्ली के बाहर के लोगों का ज्यादा आना जाना रहता है। शॉपिंग मॉल्स और पुरहुजूम मकामात पर खड़ा पहरा है और इसके अलावा भी सदर बाजार में लाउड स्पीकर से ऐलान करके लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा। हज बैतुल्लाह 2025 के लिए जाने वाले आज़मीन के हज अखराजात की पेश की रकम जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है और अब आज़मीन के हज अखराजात की पहली किस्त 1,30,300 रुपये 31 अक्टूबर रात 11:59 तक जमा कराई जा सकती है। इसके साथ ही हज कमेटी में तमाम जरूरी दस्तावेजात और मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 5 नवंबर कर दी गई है। दिल्ली स्टेट हज कमेटी से मौसूला प्रेस रिलीज के मुताबिक दिल्ली स्टेट हज कमेटी का दफ्तर हफ्ता, इतवार और दिवाली की गेजेटेड छुट्टी के अलावा काम के दिनों में खुला रहेगा और हज से मुतालिक दस्तावेजात जमा कर लिए जाएंगे। महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद गैंगस्टर बिश्नोई एक बार फिर खबरों में हैं। बाबा सिद्दीकी के कत्ल में उनका नाम आने के चंद ही दिन बाद कैनेडियन हुकूमत ने उनका नाम लेकर इसे मजीद सुर्खियों में ले लिया है। उस सब के दरमियान अब क्षत्रिय कर्नी सेना के कौमी सदर राज शेखावत ने बिश्नोई को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राज शेखावत ने कहा है कि जो भी पुलिस एहलकार बिश्नोई का इनकाउंटर करेगा उसे कर्नी सेना की जानिब से 1,11,11,111 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि कर्नी सेना बाबा सिद्दीकी कत्ल केस और कनाडा के दरमियान क्यों दाखिल हो गई है। सेना करोड़ों रुपए का इनाम क्यों रख रही? उन सवालात के जवाब के लिए आपको 1 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 2023 तक क्षत्रिय कर्नी सेना के कौमी सदर राज शेखावत की ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में राज शेखावत कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारे काबिल एहतराम शहीद सिख देव सिंह गोगामेडी को बिश्नोई ने कत्ल किया था। लानस बिश्नोई का इनकाउंटर करने वाले पुलिस एहलकार को कर्नी सेना की जानिब से 1,11,11,111 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा कर्नी सेना इस बहादुर पुलिस एहलकार के अहल खाने की हिफाजत और मुकम्मल इंतजाम की जिम्मेदारी भी लेगी। ख्याल रहे कि राज शेखावत ने गुजरात के वडोदरा में बिश्नोई को लेकर मरकजी और रियासती हुकूमत को निशाना बनाया था। शेखावत ने कहा था कि बिश्नोई का नाम सिख देव सिंह और गोगामेडी कत्ल केस में भी आता है। इसके बाद भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल कर्नी सेना और लानस के दरमियान दुश्मनी की वजह राष्ट्रीय राजपूत कर्नी सेना के इस वक्त के सदर का गोगामेडी का कत्ल था और इसके अलावा भी वो 5 दिसंबर 2023 को कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद बिश्नोई के हवारी घर में दाखिल हुए और गोगामेडी पर गोलियां बरसाकर हलाक कर दिया। बिश्नोई गैंग के गोल्डी बरार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गोगामेडी उनके काम में मुदाखलत कर रहा था। इससे 2-3 बार तनबिया भी की गई थी, ऐसा ना करो। इसके बाद भी वो मान नहीं रहा था, इसीलिए इससे कत्ल किया गया। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।